बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं एमए की डिग्री लेकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले ऐसा नहीं चाहते थे। मेरी माँ का बस चलता तो वो मैट्रिक के पेपर होते ही मेरी शादी कर देती। मैट्रिक के पेपर्स होने के फौरन बाद वो मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी। अम्मा, क्या हो गया है आपको? क्या मैं इतनी भारी पड़ गई हूँ जो आप मुझसे जान छुड़ाने के तरीके ढूंढ रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसीलिए आपको मेरे लिए रिश्ते देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, सोबिया ने दो टूक लहजे में कहा। बेटी की बात सुनकर फौजिया बेगम आग बगोला हो गई। उन्हें लड़कियों का इस तरह से बढ़ चढ़कर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो सोबिया की तालीम के खिलाफ थी। उन्हें लगता था कि लड़की जितनी ज्यादा पढ़ लिख जाती है उतनी ही खुदसर होती है। उनका बस चलता तो उसे 10वीं भी पास न करने देती, लेकिन सोबिया ने बाप को अपना हमनवा बनाकर उन्हें खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया था कि शौहर की एक नहीं सुनेगी और सोबिया की शादी करके ही दम लेगी। लेकिन इस बार भी शफीक साहब ने बेटी की ख्वाहिश को तरजीह दी। अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो तुम्हें क्या एतराज है? मैं सोबिया की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा, इसीलिए तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब जमाना बदल चुका है। जिंदगी के हर शोबे में औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और वैसे भी जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। लड़की के हाथ में डिग्री हो तो किसी वक्त में काम भी आती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। शादी का क्या है, वो तो कभी भी हो सकती है। कौन सा इसकी उम्र निकली जा रही है, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। शफीक साहब का दो टोक हुक्म सुनकर फौजिया बेगम को मजबूरन खामोश होना पड़ा। वक्त गुजरता रहा और सोबिया ने एफए का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। शफीक साहब ने उसका बीए में दाखिला करवा दिया। सोबिया बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि उसके ख्वाबों को पूरा करने वाला बाप इस दुनिया से चला गया था। हार्ट अटैक ने मिनटों में शफीक साहब को मौत की आगोश में सुला दिया। सोबिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि वो भी बाप के साथ ही मर जाएगी, लेकिन मां की बिखरी हालत देखकर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। अब्बा की दुकान मामू से कहकर किराए पर चढ़ा दी थी। घर के ऊपर वाला पोर्शन तो पहले ही अब्बा ने किराए पर चढ़ा रखा था, इसीलिए उन्हें माली कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन सोबिया बीए पास करके नौकरी करना चाहती थी, ताकि उन्हें जिंदगी में कभी किसी का मोहताज न होना पड़े। और वैसे भी वो अपनी तालीम हर हाल में मुकम्मल करना चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसके अब्बू का भी ख्वाब था। लेकिन शायद उसकी किस्मत में अपने ख्वाबों को पूरा करना नहीं लिखा था। फौजिया बेगम ने उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया। जब उसे पता चला तो उसने बहुत रोना धोना डाला, लेकिन अब फौजिया बेगम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थी। सोबिया, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। अगर तुम मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती तो इस शादी से इनकार मत करो। तुम्हारे बाप के बाद मुझे अपनी सांसों पर भी भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं ताकि सुकून से मर सकूं। फौजिया बेगम ने आंसू साफ करते हुए कहा तो सोबिया का दिल मुट्ठी में आ गया। वो माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, लेकिन वो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, कैसे सोबिया बेगम को समझाए, क्योंकि जब वो फैसला कर लेती हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनका बस चलता तो वो 3-4 साल पहले ही उसके हाथ पीले कर चुकी होती। अम्मी, आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करें। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दें। एक बार मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाए, फिर जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। सोबिया ने मां को समझाने की कोशिश की। वो हर हाल में अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। तुम पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद जितना मर्जी पढ़ लेना। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात कर ली है, वो तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। और फिर जो दुकान तुम्हारे नाम है उससे तुम अपनी तालीम का खर्चा आसानी से कर सकती हो। फौजिया बेगम की बात सुनकर सोबिया शादी करने के लिए रजामंद हो गई। फौजिया बेगम ने चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला किया, और चंद ही दिन में सोबिया ससुराल को प्यारी हो गई। वो अम्मी के फैसले से बहुत खुश थी। उसका ससुराल बस उसके शौहर और एक अदद सास पर मुश्तमिल था। शौहर तो था ही मोहब्बत करने वाला, लेकिन उसकी सास भी उससे बहुत प्यार करती थी। यही वजह थी कि उसे मैके से ससुराल तक का सफ़र बहुत आसान लगा था। नवीद, मैं कल से कॉलेज चली जाया करूं। अगर मज़ीद छुट्टियां करूंगी तो फाइनल एग्जाम्स में मुश्किल हो जाएगी। पहले ही शादी की तैयारियों में बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया था। हाथों पर मसाज करते वक्त सोबिया ने शौहर से पूछा तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या?
शादी के बाद लड़कियां घर संभालती हैं और तुम कॉलेज जाकर हंसी मजाक करना चाहती हो। मैं तुम्हें कॉलेज तो क्या, घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालने दूंगा। अगर पढ़ने लिखने का इतना ही शौक था तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे घर से बाहर निकलने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर मेरे दिल और घर में बसना चाहती हो तो घर में बैठो सोबिया। सोबिया के इसरार करने पर नवीद ने दो टोक अंदाज में कहा तो वो हैरत से मरने वाली हो गई। आपने शादी से पहले मेरी अम्मी से वादा किया था कि मुझे पढ़ने की इजाज़त है, तो अब आप ऐसे इनकार क्यों कर रहे हैं? मैंने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। अब अगर आप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तब भी मैं नहीं रुकूंगी। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप मेरे ख्वाबों को कुचल दें। आप लोगों ने मेरी अम्मी को बेवकूफ़ बनाकर शादी के लिए राजी किया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। सोबिया ने आंसू साफ करते हुए कहा। तो इस बार नवीद हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। ये तुम क्या बोलती जा रही हो? तुम्हारी माँ ने तो हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। तुम्हें धोखा हमने नहीं, तुम्हारी माँ ने दिया है। बहरहाल ये तो माँ बेटी के आपस का मामला है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। बस एक बात याद रखो कि मैं तुम्हें पढ़ने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। नवीद दो टोक लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा, ये आपने क्या कर दिया? क्या मैं इतनी बुरी बेटी थी कि मुझसे जान छुड़वाने के लिए आपने मेरे ख्वाबों को जिंदा दरगूर कर दिया? मैंने हमेशा माँ बाप के मुताबिक जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरी माँ ने अपने हाथों से मेरी ख्वाहिशों का गला घोंट दिया। अम्मा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोबिया सर घुटनों में देकर ज़ारो कतार रोने लगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे ख्वाब अधूरे नहीं रहेंगे। मैंने बचपन से इस ख्वाब के पौधे को मेहनत का पानी दिया है। अब मैं किसी भी सूरत अपनी ख्वाहिश के पौधे को मुरझाने नहीं दूंगी, फिर चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सोबिया ने अपने आंसू साफ करते हुए खुद को तसल्ली दी। मेरी सगी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरी सास जरूर साथ देंगी। वो मुझे बहू नहीं बेटी समझती हैं। वो जरूर मेरी बात को समझेंगी। मुझे इतनी जल्दी बदगुमान नहीं होना चाहिए। समर आंटी ने अगर इजाज़त दे दी तो नवीद खुद ही मान जाएगा। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ गई थी। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। फारिग हैं तो आ जाऊं? अगले दिन सोबिया सास के कमरे में उनसे इजाज़त लेने पहुंच गई। समर बेगम असर की नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। अपनी बेटी के लिए तो मैं हर वक्त फारिग हूं, पूछने की क्या ज़रूरत है? आ जाओ। वैसे भी मेरा अपनी बेटी से बातें करने का बहुत दिल कर रहा था। समर बेगम के मोहब्बत से कहने पर सोबिया को ढारस मिली, क्योंकि नवीद का सख्त रवैया देखकर वो सास से बात करने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। अम्मी, मेरी ग्रेजुएशन का आखिरी साल है। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। मैं पेपर्स देना चाहती हूँ, लेकिन नवीद मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। प्लीज़ आप मुझे उनसे इजाज़त दिलवा दें, वरना मेरी सारी मेहनत रायगा जाएगी। बहू की बात सुनकर समर बेगम के तेवर एकदम बदल गए। उनके चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। बहू, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम इस घर की इज्जत हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धक्के खाने घर से बाहर जाने दूं? यह हमारे खानदान की रवायत नहीं है। तुम्हें इस घर की चार दीवारी में हर सहूलत मिलेगी, लेकिन कभी घर से बाहर निकलकर इस घर की इज्जत खराब करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। शौहर से बहस करोगी तो उसकी नज़रों में अपनी कदर कम करोगी। मैं तुम्हें माँ बनकर समझा रही हूँ। इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। वो क्या करेंगे अगर मैं जिद करूंगी? तो खसारे में रहोगी। समर बेगम ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। तो सोबिया के दिल किरची किरची होकर कई टुकड़ों में बट गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कैसे अपनी इस जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। ठीक है अम्मी, मैं आइंदा इस मौजू पर कोई बात नहीं करूंगी। सोबिया कहकर अपने कमरे में आ गई। मैं अपने ख्वाब तोड़ने की सज़ा इन सबको ज़रूर दूंगी। मेरे साथ सबने धोखा किया है। मैं भी इन सबको सबक सिखाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी। ज़्यादा ही इज्जतदार बन रहे हैं। मैं इन्हें बताऊंगी कि इज्जत हासिल करने के लिए किसी के ख्वाबों की कब्रें नहीं बनाई जाती। सोबिया अपने कमरे में टहलते हुए सोचती जा रही थी। अचानक उसके जहन में एक मंसूबा आया। इस मंसूबे पर अमल करके वो इन सबको सबक सिखा सकती थी। चंद दिन बाद समर बेगम दोपहर के वक्त आटा गूंद रही थी। अचानक सोबिया किचन में आई और एक छोटी सी बोतल उनकी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, अम्मी, ये दम किया हुआ पानी है। इसे आटे में डालने से रिस्क में इजाफा होता है और घर में पैसे की रेल पेल हो जाती है। तुम्हें ही पानी की बोतल किसने दी है? तुम तो घर से बाहर नहीं जाती, तो क्या फिर किसी ने तुम्हें घर आकर ये शीशी दी है? लेकिन अगर कोई घर आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
समर बेगम ने शक्की लहजे में पूछा तो सोबिया मुस्कुराने लगी। अम्मी, मैं कहीं नहीं गई और ना ही कोई घर आया था। मैंने इस पानी पर खुद पढ़ाई की है। टीवी पर एक इस्लामिक प्रोग्राम आता है ना, उसमें बता रहे थे। मैंने सोचा कि नवीद का कामकाज आजकल अच्छा नहीं चल रहा, मैं भी ये वजीफा कर लेती हूँ। अगर आपको मुझ पर किसी किस्म का शक है तो बेशक इसे आटे में ना डालें, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम आपका एतमाद है। सोबिया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो समर बेगम शर्मिंदा हो गई। आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा फिर कभी मत कहना। मैं तुम्हें सिर्फ बेटी कहती नहीं बल्कि समझती भी हूँ। वैसे भी जब से तुमने मेरी बात मानकर कॉलेज जाने की जिद छोड़ी है, मेरे दिल में तुम्हारी कदर कुछ और बढ़ गई है। बस तुम भी मेरे लिए अपने दिल में कोई बदगुमानी न रखना। मैंने जो कुछ भी कहा था उसमें तुम्हारा ही फायदा है। समर बेगम ने उसके हाथ से शीशी लेते हुए कहा तो सोबिया इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराने लगी। आप अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हैं? मैं तो कब की वो बात भूल चुकी हूं। अब आप भी भूल जाएं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। सोबिया ये कहकर अपने कमरे में चली गई। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि समर बेगम इतनी जल्दी उसकी बातों में आ जाएंगी। हांडी सोबिया बना चुकी थी। समर बेगम ने आटा गूंद कर रोटियां बनाई और दोनों सास बहू मिलकर खाना खाने लगी। खाना खाते ही समर बेगम को नींद आने लगी। सोबिया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। तुम ये सारे बर्तन समेट कर धो देना, फिर तुम भी आराम कर लेना, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं। समर बेगम के कहने पर सोबिया सब कुछ समेट कर किचन में आ गई। समर बेगम सोकर उठी तो सोबिया 2 कप चाय की ट्रे में रखकर उनके कमरे में आ गई। अरे अम्मी, आज तो आप लंबी तान कर सो गई थी। अकेले मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैंने आपके कमरे के कई चक्कर लगा लिए। आप जानती तो हैं मैं आपके बगैर कभी चाय नहीं पीती। सोबिया ने यह कहकर ट्रे उनके सामने रखी तो समर बेगम हैरान हो गई। ट्रे में चाय के साथ 1,000 के कई नोट पड़े थे। ये किसके पैसे हैं और तुम इसे ट्रे में रखकर क्यों लाई हो? उन्होंने हैरानी से पूछा। ये सब उस वजीफे का कमाल है। मैंने आपको कहा था ना कि पैसे खुद ब खुद घर में आ जाते हैं। मैं चाय बनाने किचन में गई तो ये पैसे चूल्हे के पास पड़े थे। अब आपके और मेरे अलावा इस घर में कोई तीसरा तो है नहीं जिसने पैसे किचन में रख दिए। आप तो मेरे सामने अपने कमरे में आई थी, इसका मतलब है आपने तो नहीं रखे। तो बस फिर ये उसी वजीफे की वजह से ही आए हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये वजीफा इतनी जल्दी काम कर जाएगा। सोबे की बातें सुनकर समर बेगम दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब तो ऐसा हर रोज होने लगा था। सोबिया हर रोज पानी दम करके देती और वो आटा गूंदते हुए आटे में डाल देती। खाने के बाद वो आराम करने अपने कमरे में चली जाती, क्योंकि खाना खाते ही उन्हें नींद आने लग जाती थी। जैसे ही वो सोकर उठती तो सोबिया चाय के साथ 1,000 के नोट लेकर आती। समर बेगम बहुत खुश थी। वो सोबिया को उठते बैठते दुआएं देती थी। ये सब उनकी नेक बहू की बरकत की वजह से हो रहा था। जब से उस घर में आई है उनके घर को 4 चांद लग गए थे। कुछ अरसे तो वो पैसे मिलने की खुशी में ही गुम रही, लेकिन फिर उन्हें ये सब कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि खाना खाते ही उन्हें नींद आने लग जाती थी, जबकि सोबिया जागती रहती थी और पैसे भी हमेशा सोबिया को ही मिलते थे। ये सब बातें उन्हें उलझन में डाल रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि सोबिया का दम किया हुआ पानी आटे में डालना छोड़ दें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। मुझे पहले सोबिया से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ये सब मेरी गलतफहमी हो, इसीलिए मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगले दिन जब सोबिया ने खाना लगाया तो समर बेगम कहने लगी, सोबिया बेटा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं तो तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? मुझे तो खाना खाते ही नींद आ जाती है, जबकि तुम जागती रहती हो। और फिर मुझे तो कभी पैसे घर में नहीं नजर आए, हमेशा तुम्हें ही क्यों नजर आते हैं? समर बेगम के पूछने पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे समर बेगम का शक पक्का हो जाए। असल में वजीफा मैं करती हूँ, इसीलिए पैसे हमेशा मुझे ही नजर आते हैं, और आपको नींद इसलिए आती है क्योंकि आप इसके असर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सब बातें भी वो प्रोग्राम में ही बता रहे थे। मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही। अगर आपका दिल नहीं मानता या आपको मुझ पर किसी किस्म का कोई शक है तो मेरा दम किया हुआ पानी आटे में मिलाना छोड़ दें। मैं तो बस सब कुछ इस घर के फायदे के लिए कर रही हूँ। सोबिया ने लापरवाही से कहा तो समर बेगम शर्मिंदा हो गई। उन्होंने बहू से माजरत की और खाना खाने लगी। ये सिलसिला बहुत अरसे चलता रहा और शायद चलता भी रहता, लेकिन एक दिन समर बेगम ने सोचा कि अगर सोबिया की बात ठीक भी है
तो फिर भी एक बार मुझे तसल्ली कर लेनी चाहिए। आज मैं सूबिया का दम किया हुआ पानी आटे में नहीं मिलाऊंगी। एक दिन अगर पैसे नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे सुकून तो मिल जाएगा। हस्ब मामूल उन दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद समर बेगम नींद का कहकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि गेट पर दस्तक हुई और सोबिया किसी से बातें करती हुई अपने कमरे में चली गई। इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल ठीक था। सोबिया मेरी नाक के नीचे इतने दिन से एक खेल खेलती रही है। समर बेगम बिस्तर से उठते हुए बड़बड़ा रही थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, उन्हें नवीद की आवाज़ सुनाई दी। नवीद माँ की तबीयत के बारे में सवाल कर रहा था और सोबिया कह रही थी कि अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान ना हो। वो खाना खाकर हर रोज़ इस वक्त आराम करती हैं। समर बेगम जल्दी से बिस्तर पर आकर लेट गई कि अगर सोबिया ने उन्हें जागता हुआ देख लिया तो वो कभी भी इस रात से पर्दा नहीं उठा पाएंगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई हो। अगर सोबिया को भनक पड़ गई कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। वो जितना सोचती जा रही थी उलझती जा रही थी। मैं कुछ दिन आटे में पानी नहीं मिलाऊंगी। वो बिजली की तेजी से सोबिया के कमरे में दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उनका खून खौल गया। सोबिया के कमरे में एक लड़का मौजूद था और वो हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। समर बेगम को देखकर वो लड़का तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अच्छा, तो तुम गुलछर्रे उड़ाने के लिए मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो। मैं इतना यकीन करती थी तुम पर। हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की नज़र से देखा, लेकिन यही सब मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहू को बहू बनाकर रखा जाए तभी उसकी अकल ठिकाने पर आती है। आने दो नवीद को। खड़े खड़े तुम्हें तलाक न दिलवाई तो मेरा नाम भी समर बानो नहीं। गजब खुदा का, हौसला तो देखो इसका। मुझे नींद की दवा देकर आशिक को बुला लेती है। हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाकर रख दिया। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। समर बेगम आवेला कर रही थी और सोबिया गुमसुम खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इस मामले को कैसे हैंडल करे। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि उसका राज इस तरह से खुल जाएगा। अम्मी मेरी बात तो सुने। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन खुदारा आप नवीद को कुछ मत बताना। अगर मेरा घर टूट गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सोबिया हाथ जोड़कर उनसे इल्तिजा कर रही थी। समर बेगम बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वो सोबिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। जो औरत एक बार अपनी हद पार कर ले उसे समझाना बेकार है। सोबिया भी अपनी हद पार कर चुकी थी। न जाने कब से उसने एक गंदा खेल शुरू किया हुआ था, इसीलिए वो अब उसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये मैंने क्या कर दिया? अगर नवीद ने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या होगा? और अगर अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तो फिर क्या मुझे नवीद से बात करनी चाहिए? शायद वो मेरी बात सुन ले। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे बाहर से नवीद और समर बेगम की आवाज़ें सुनाई दी। शायद समर बेगम ने नवीद को फ़ोन करके बुला लिया था। सोबिया का दिल पत्ते की माने लरस रहा था। अब नवीद को समझाना नामुमकिन था। वो परेशान हाल अपने कमरे में बैठी थी। नवीद ना कमरे में आया था और ना ही उसे अपनी अम्मी के कमरे में बुलाया था। फौजिया बेगम की आवाज़ सुनकर उसे कुछ हौसला हुआ। शायद नवीद ने उसे बुलाया था, लेकिन उसे यकीन था कि फौजिया बेगम उसका साथ ज़रूर देंगी। वो खुद को हौसला देकर कमरे से बाहर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अम्मी के कमरे में पहुंची। उसे कमरे में दाखिल होता देखकर नवीद ने नफरत से मुंह फेर लिया। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप अपनी बेटी को यहाँ से इसी वक्त ले जाएं और बात ख़त्म करें। मैं इस बदकिरदार औरत को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले कि मेरा हाथ इस पर उठ जाए, इसे मेरी नज़रों से दूर कर दें। नवीद ने नफरत से कहा तो सोबिया रोने लगी। बेटी को रोता देखकर फौजिया बेगम भी आपदीदा हो गई। अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको तो मुझ पर यकीन है ना? आप इन लोगों से कहें कि बस एक बार मेरी बात सुन लें। बगैर मेरी बात सुने मुझे घर से न निकालें। अम्मी को गलतफहमी हुई है। मैं इनकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दें। सोबिया बिलक बिलक कर रो रही थी। मगरमच्छ के आंसू बहाने से तुम पारसा नहीं बन जाओगी। मैंने अपनी आंखों से उस लड़के को तुम्हारे कमरे में देखा था। इसने वजीफे से पैसे मिलने का झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। दम किया हुआ पानी कहकर नींद की दवा आटे में डलवा देती थी और मेरे सो जाने के बाद अपने आशिक को बुला लेती थी। ये एक दिन की बात नहीं है,
इस बात को पूरे 2 महीने हो गए। 2 महीने से हर रोज यही सब कुछ कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हर रोज इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। ये हर रोज मुझे हजारों रुपए देती थी। जरूर वो लड़का इसे पैसे देकर जाता था। लगता है किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है। अब ये खुद सोच लो कि वो किस चक्कर में पैसे देकर जाता है। अब कोई भी ऐसे ही तो हजारों रुपए देकर नहीं जाता ना। मुझे इस पर शक तो बहुत पहले से था, लेकिन मैं जब भी इससे पूछने की कोशिश करती, ये झूठ बोलकर मुझे मुतमईन कर दिया करती थी। मैं इसे बहू नहीं बेटी समझती थी, इसीलिए तो इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती थी। इसीलिए तो ये इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंकती रही है। समर बेगम की बातें सुनकर फौजिया बेगम भी दंग रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बेटी ये सब कर सकती है। सोबिया, क्या तुम्हारी सास सच कह रही हैं? तुम इनको नींद की दवा देकर किसी को घर पर बुलाती थी? फौजिया बेगम ने कांपती हुई आवाज में बेटी से सवाल किया। उनका दिल कह रहा था कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें अपनी तरबियत पर यकीन था, लेकिन सोबिया की खामोशी ने उनके यकीन को तोड़कर रख दिया। सोबिया के खामोश होने का मतलब था कि उसकी सास की सब बातें दुरुस्त हैं। सोबिया, जाओ अपना सामान ले आओ, तुम मेरे साथ घर जा रही हो। फौजिया बेगम ने तलखी से कहा तो सोबिया चुपचाप अपना सामान लेने चली गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी हर कोशिश नाकाम ठहरेगी। वो अब इन हालात को अपने हक में नहीं कर सकती थी, इसीलिए मंजर से हट जाने में ही बेहतरी थी। वो अपना सामान लेकर वापस आई तो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में उन तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद था। सर, आप यहां क्या कर रहे? ये मेरे घर का मामला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। प्लीज आप इसी वक्त यहां से चले जाएं। सोबिया ने सर्द महरी से कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई बाहर वाला उनके घर में दखलंदाजी करे। वो खुद को मजीद जलील नहीं करवाना चाहती थी। वो अपनी गलतियों की सजा अकेले ही भुगतना चाहती थी। मैं बहुत ही सोच समझ कर यहाँ आया हूं। उस वक्त मैं आंटी को अचानक सामने देखकर घबरा गया था, इसीलिए बगैर कुछ कहे चला गया था। लेकिन घर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो गलतफहमी बढ़ती जाएगी। बस यही सोचकर मैं आप लोगों से बात करने आ गया हूं। उस शख्स के कहने पर नवीद गुस्से से लाल पीला हो गया। हमें तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो उल्टे कदमों वापस लौट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीद ने उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ धकेला। मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ देता हूं कि मैं सोबिया को सिर्फ पढ़ाने आता था, इसके अलावा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बस इतना ही बताना चाहता था, बाकी सब कुछ आप लोग सोबिया से पूछ सकते हैं। वो लड़का ये कहकर चला गया। सोबिया, क्या वो सच कह रहा था? उसके जाने के बाद नवीद ने पूछा, तो सोबिया ने इस बात में सर हिला दिया। तालीम हासिल करना मेरा जुनून था। मेरी सगी माँ ने मेरे साथ धोखा किया और ये कहकर मेरी शादी करवा दी कि मुझे ससुराल में पढ़ने की इजाजत होगी। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे मोहब्बत करने वाला ससुराल मिला था। लेकिन जब मैंने नवीद से कॉलेज जाने की बात की तो उसने सख्ती से मना कर दिया। मैंने सोचा कि अम्मी मुझे बहू नहीं बेटी समझती है, वो जरूर मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी, लेकिन इन्होंने भी इनकार कर दिया। मैं अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि अम्मी को नींद की दवा देकर ट्यूशन पढ़ लिया करूंगी और इसी तरह से मैं पेपर्स भी दे दूंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर मैंने सोचा कि अगर अम्मी को हर रोज घर बैठे हजारों रुपए मिलेंगे तो इनका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाएगा। वो पैसे मैं दुकान के किराए में से देती थी। सोबिया की बातें सुनकर वो तीनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हो गए, क्योंकि अगर वो लोग सोबिया की बात समझने की कोशिश करते तो वो कभी भी ऐसा कदम न उठाती। सोबिया, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलत बयानी की वजह से हुआ है। फौजिया बेगम ने आगे बढ़कर उसके हाथों को थाम लिया। नवीद और समर बेगम ने भी उससे माफी मांगते हुए कहा कि अगर हम तालीम की अहमियत को समझते तो कभी तुम्हें इस तरह पढ़ने से मना न करते। आप सब लोग क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती तो मेरी भी है। मुझे अपनी जायज ख्वाहिश पूरी करने के लिए नाजायज रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था। अच्छा, बहुत हो गई माफी तलाफी, तुम जाकर इम्तिहान की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। समर बेगम के कहने पर वो सब मुस्कुराने लगे। एक दूसरे की जायज ख्वाहिश का एहतराम करना ही रिश्तों की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।